दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि इस पेंडेमिक में बहुत ही हॉट टॉपिक है, जो है हमारी लंग्स के लिए यानी हमारे फेफड़ों के लिए। और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीन अलाहाबादी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सर आज धन्यवाद। आप जैसे एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आज का टॉपिक भी हमने पूरा हेल्दी लंग्स के ऊपर रखा है। तो हम चाहते बिल्कुल सही। हैं आप हमारे दर्शकों को कुछ अवेयरनेस बातें बताएं लंग्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे सर कि लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और ह्यूमन बॉडी में क्या इसकी एनाटॉमी है। देखिए, जो जो हमारी सांस की नली होती है, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। ये ट्रेकिया फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ये फर्दर और बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में और ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है और आगे जाके हमारे हवा के एक बुलबुले होते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे लंग का स्ट्रक्चर होता है और ये सारी बनावट ये गॉड गिफ्टेड होती है, क्योंकि हमारे जो लंग का स्ट्रक्चर होता है इसमें लंग्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या डस्ट के पार्टिकल आ जाएं तो हमारे नोज से ही डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे नोज में होते हैं टर्बिनेट्स बोन होती हैं जो हमारे इन्फेक्शन को प्राइमरी डिफेंस का काम करती हैं, और नेजल म्यूकोसा में हमारी सीलिया होते हैं जो प्राइमरी डिफेंस का काम करते हैं। तो स्टार्टिंग से हमारे नोज से ही जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जो भगवान ने हमें दिया है, वो यहाँ से प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाता है और नीचे तक हमारा प्रोटेक्शन रहता है। मतलब एक तरह की वो लेयर है जो हमें करती है, प्रोटेक्ट करती है, ये कहना चाहते हैं आप। जी हाँ, यहाँ से नाक से लेकर के एल्वेलाई तक ये सारी जो संरचना है, इसमें कई तरीके के केमिकल भी रिलीज होते हैं, इसमें हेयर्स भी होते हैं तरह तरह के, इसमें गोबलेट सेल्स होती हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, जो म्यूकस के अंदर डस्ट पार्टिकल को या फिर कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल को ट्रैप करके बाहर निकालती हैं। तो जो बलगम आता है ये भी डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से है, जो पेशेंट को खांसी आती है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से होती है। तो सर इतना तो डिफेंस बॉडी में मैकेनिज्म हम देख सकते हैं, अगर होता भी है तो फिर भी कितनी तरह की लंग्स की डिजीज होती हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। जो जो लंग्स की डिजीजेज होती हैं उसको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारे यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनसे हम बोलते हैं, उससे ऊपर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसके नीचे अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें बेसिकली हमारे जो एलर्जी होती है और जो हमारे बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। और जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे जैसे कि अस्थमा हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी हो गई, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आईएलडी हो गई, लंग कैंसर हो गए, एलर्जीज हो गई। तो हमारे जो ब्रोंकस होते हैं, जो पाइप होते हैं हवा के, उसकी बीमारियां अलग होती हैं, और जो हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लंग पैरेन्काइमा कहते हैं, उसकी बीमारियां अलग होती हैं। तो हम दो भागों में मेनली डिवाइड करते हैं, जो हमारे ब्रोंकस की बीमारियां होती हैं और जो हमारे लंग के पैरेन्काइमा की डिजीजेस होती हैं। जो हमारी ब्रोंकस की डिजीजेस हैं वो मेनली ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, ये सब ब्रोंकस की बीमारियां हैं। और जो हमारे लंग स्ट्रक्चर की बीमारी होती है वो निमोनिया और आईएलडी, जिसे हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहते हैं, जिसमें लंग्स श्रिंक हो जाते हैं, वो होती हैं। तो सर इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिजीज होती हैं, इसका स्टैटिस्टिक्स कुछ आइडिया है आपको, क्या है हमारे इंडिया में आपके मुताबिक। सबसे ज्यादा जो इंडिया में कॉमन है वायरल इन्फेक्शंस कॉमन है रेस्पिरेटरी ट्रैक के। वायरल इन्फेक्शंस के बाद में एलर्जीज बहुत कॉमन है। एलर्जीज के बाद में हमारे जो निमोनिया होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, ये सब कॉमन है। मेनली जो मेट्रो सिटीज में हमारे डिजीजेस पाई जाती हैं वो अस्थमा और सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो मेनली पोल्यूशन से होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये डिजीजेस हमारे इंडिया में कॉमन है। सर भी आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था आईएलडी का, तो सर आईएलडी यस सर। और सीओपीडी में क्या फर्क है। जो सीओपीडी होती है उसमें हमारे ब्रोंकस इन्वॉल्व होते हैं, जो एयर के पाइप होते हैं उनमें नैरोइंग हो जाती है, तो वो हमारा सीओपीडी में होती है, जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। आईएलडी में हमारे ब्रोंकस तो इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन हमारा जो लंग पेरेन्काइमा है वो पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर श्रिंक हो जाता है। तो आईएलडी पेरेन्काइमा की डिजीज है और जो सीओपीडी है वो ब्रोंकस की डिजीज है। हालांकि दोनों में ही लेटर स्टेजेस में पूरा लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बट हम्म। स्टार्टिंग में ब्रोंकस इन्वॉल्वमेंट सीओपीडी में होता है, और हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट, वो आईएलडी में देखने को मिलता है। सर जैसे हमारे
हम मेडिकल की बात करें या कुछ भी बात करें तो हर चीज का ना कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ तथ्य होते हैं, मतलब मिथ्स एंड फैक्ट्स होते हैं। तो जी, सीओपीडी के क्या मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं आपके मुताबिक? कुछ हैं ऐसे? देखिए सीओ जी हाँ, जी हाँ। देखिए सीओपीडी के जो भ्रांतियाँ हैं वो ये होती हैं कि जैसे पहली बात तो सीओपीडी के बारे में लोगों को पता नहीं होता कि सीओपीडी है क्या चीज़। इसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। ये एक प्रकार का अस्थमा होता है, ब्लैक अस्थमा होता है, जिसे हम काला दमा कहते हैं सिंपल शब्दों में, ठीक है? तो लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि जैसे ये स्मोकिंग से नहीं होता है, हम स्मोकिंग करते रहेंगे तो भी हमको सीओपीडी नहीं होगा। बल्कि जो सीओपीडी का मोस्ट कॉमन कॉज़ है वर्ल्ड वाइड, वो स्मोकिंग ही है। दूसरी भ्रांति ये होती है कि जैसे पॉल्यूशन से कुछ नहीं होता, है ना? तो पॉल्यूशन से भी सीओपीडी होती है। तीसरी भ्रांति ये होती है कि सीओपीडी के पेशेंट्स इन्हेलर टाइम से नहीं लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब लेते हैं। लेकिन सीओपीडी में हमें परमानेंट किसी न किसी ब्रोंकोडायलेटर और इन्हेलर्स की और डेरिफाइलिन टाइप की दवाइयाँ होती हैं, उनकी हमें परमानेंट ज़रूरत पड़ती है। और आजकल कुछ लेटेस्ट इन्हेलर्स ऐसे आए हैं जो लाइफ लॉन्ग एक कैप्सूल लेते हैं और पेशेंट की लाइफ लंबी हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। तो पेशेंट्स कहते हैं कि नहीं ये इन्हेलर जो है, ये हमें अस्थमा है और सीओपीडी में फ़र्क मालूम नहीं होता है, तो अस्थमा में तो इन्हेलर छोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि सीओपीडी में आपको लाइफ लॉन्ग लेने हैं। तो पेशेंट्स को समझाना पड़ता है कि हाँ, सीओपीडी इज़ अ ब्लैक अस्थमा, इसमें आपको इन्हेलर्स जो हैं लाइफ लॉन्ग भी लेने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम पेशेंट्स को बताएँ, उनको समझाएँ, उनको एजुकेट करें प्रॉपर्ली तो वो समझते हैं बात को और फॉलो भी करते हैं। सर जैसे पहले हम सुनते थे दमा की प्रॉब्लम जो है, कहते हैं दमा तो दम के साथ ही जाता है। पहले हम ये कहते थे, जी सुनते हाँ। थे से। लेकिन आजकल क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो थोड़ी बहुत आपने बताई हैं। अगर हम यहाँ स्पेशल किसी ब्रांड की हम बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो क्या लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं जो पहले नहीं थी या जो अब हैं, जो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारे इसमें मेडिकल इसमें इक्विपमेंट्स में या नई नई उसमें दवाइयों में, वो थोड़ा सा आप हमें। हुँ। देखिए, जो अस्थमा है और जो सीओपीडी है, पहली बात तो उन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अस्थमा तो हमारा नॉर्मल दमा होता है और सीओपीडी काला दमा होता है। तो जो भ्रांति है, जो लोग कहते हैं कि दमा दम के साथ ही जाता है, वो सीओपीडी के साथ में करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ कि जो सीओपीडी पेशेंट्स होते हैं, उनका हमेशा साँस फूलता है और 60, 70, 80 साल की उम्र तक जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, तब तक उनका साँस फूलने का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अस्थमा में ऐसा नहीं होता है। अस्थमा में पेशेंट विद ट्रीटमेंट और विदाउट ट्रीटमेंट अपने आप रिवर्सल हो जाता है कभी-कभी। तो अगर ये मैं बात बोलूँ कि दमा-दम के साथ ही जाता है, तो ये सीओपीडी के लिए करेक्ट है। और जो अभी लेटेस्ट ट्रीटमेंट हमारे अस्थमा के लिए आए हैं, एक इंजेक्शन ओमेलिज़ुमैब है, अगर आईजी लेवल बहुत ज़्यादा है, सीवियर टू वेरी सीवियर अस्थमा है, हम वो ट्राई कर सकते हैं। या एक तरीके का ब्रोंकोस्कोप से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके जो हमारा स्मूथ मसल की जो थिकनिंग हो जाती है, उसको हम नैरो कर सकते हैं और जो हमारा एयरवे का पैसेज है, उसको डायलेट कर सकते हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें अभी ब्रोंकियल अस्थमा में ट्रीटमेंट लेटेस्ट आया है। अ, हमारे साथ कुछ एक दो कॉलर्स भी जुड़े हैं। इंदरप्रीत जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आज हम हेल्दी लंग्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर नवीन से। इंदरप्रीत जी। हाँ जी सर। हेलो हाँ जी, सर। हाँ जी। हेलो। कुछ सर ये ना जैसे मुझे 25 नवंबर को कोरोना हुआ था, तो ठीक है, खांसी अभी तक ठीक नहीं हो रही थी। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अभी जो खांसी नहीं है, ये सूखी खांसी है, इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है। अच्छा, जो अस्थमा या जो सीओपीडी के बाद में अभी हमें कॉमनली देखने में मिल रहा है पेशेंट को ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के पेशेंट्स देखने में आ रहे हैं। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड निमोनिया जिनको हो रहा है तो लंग्स इंटरनली वीक हो रहे हैं और उनके जो चांसेस हैं ऑफ गेटिंग ब्रोंकाइटिस और गेटिंग अस्थमा बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट अभी ओपीडी में मैं देख रहा हूँ कि जिनको पहले कभी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस कुछ भी नहीं था। कोविड हुआ, कोविड के बाद ड्राई कॉफ है वो परसिस्ट कर रही है। ये कॉफ जो है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये सिंपल एलर्जिक कफ है या फिर ब्रोंकाइटिस है आपको, तो पीएफटी के माध्यम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर पीएफटी में ऑब्स्ट्रक्शन शो करता है, यानी कि ब्रोंकस आपके अगर ऑब्स्ट्रक्ट हैं, तो फिर हमें नेबुलाइज़र देने होंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देने होंगे और कभी-कभी हमें स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स, जिससे कि ब्रोंकियल नैरोइंग हम खोलें और आपको कफिंग में रिलीफ मिले। इसके अलावा जो हमारे जो होम रेमेडीज़ हैं, जो आप घर पे कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। जैसे कि आप स्टीम ले सकते हैं 2 से 3 बारी या आप बीटाडीन के गार्गल कर सकते हैं या आप जो अदरक, मुलट्ठी
और इसका जो आयुष काढ़ा है वो भी आप ले सकते हैं। कई पेशेंट्स ने ऐसा बताया है कि इन चीज़ों से भी बहुत हेल्प कर रहा है और कफिंग हमारी रिड्यूस हो रही है। तो कोविड के बाद में मैं ये कहना चाहूँगा, जिसको भी कफ है लंबे समय से, वो अपना पीएफटी टेस्ट ज़रूर करवाएँ और आपकी किस तरीके की कफ है, उसको डिफरेंशिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रोंकाइटिस है तो टाइमली आप नेबुलाइज़र या इन्हेलर लेकर के अपनी खाँसी को ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें, जो भी पेशेंट्स हैं जिनको कोविड निमोनिया बहुत सीवियर हो रहा है, उनको वैक्सीनेशन होते हैं हमारे इन्फ्लुएंजा के, न्यूमोकोकल, ये सब वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि अभी आगे ठंड और बढ़नी है और हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन हो जाएँगे ठंड में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। ओके सर, थैंक क्या ये प्रॉब्लम्स जो होती है लंग्स की, क्या खाली बड़ों में ही ज्यादा देखने में आई है या बच्चों में भी होती हैं? अगर हैं तो कितनी एज में है? देखिए, अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड बच्चों में ज़्यादा नहीं हो रहा है मैं कोविड की और बात नहीं अगर कर हो रहा, मैं कोविड की, मैं जनरल एक लंग्स इन्फेक्शन, प्रॉब्लम बात कर जनरल रहा हूँ, लंग्स की। नॉर्मल। देखिए, जो पॉल्यूशन रिलेटेड लंग डिजीजेज़ होती हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये बच्चों में और बड़ों में, बुजुर्गों में ये ज़्यादा कॉमन है। इन्फेक्शंस भी ज़्यादा कॉमन है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे छोटे बच्चों की और बड़ों की जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, वो वीक रहती है, बॉडी की इम्यूनिटी भी वीक रहती है। तो जो उनके चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस आर मोर, ऑफ गेटिंग एलर्जीज़ आर मोर एज़ कंपेयर टू हेल्दी एडल्ट। तो बच्चों में और बुजुर्गों में हमें खास एहतियात लेने चाहिए, जिससे कि उनको रिकरेंट इन्फेक्शंस ना हो और एलर्जीज़ ना हो। ओके, तो सर जैसे आज अब हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी लंग्स के ऊपर, पोल्यूशन लेवल? देखिए, पॉल्यूशन का तो बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है हमारे लंग्स पे, स्पेशली इन विंटर्स। क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, हमारा एक ज़ोन क्रिएट हो जाता है पॉल्यूशन का, जो ट्रैप हो जाता है अर्थ की सरफेस पे, क्योंकि हमारी एयर भारी हो जाती है ड्यू टू स्मोग। स्मोक बन जाती है। जो हमारी फॉग होती है वो पॉल्यूशन के पार्टिकल से मिलकर के, डस्ट के पार्टिकल से मिलकर के स्मोक बना लेती है, जो हमारे लंग के ज़ोन में ही ट्रैप हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो हवा भी ज़्यादा नहीं चलती है। अगर हवा चले तो इस स्मोक को वो कैरी फॉरवर्ड करेगी, तो उससे फिर पॉल्यूशन लेवल में कमी आती है। बट जैसा कि हम देखते हैं स्टार्टिंग में जैसे ही विंटर शुरू होती है, तो हमारा एक स्मोग का ज़ोन क्रिएट हो जाता है, हवा भारी हो जाती है और पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है अर्थ की सरफेस में। तो ये जो 1-2 मंथ्स होते हैं, ये बहुत डेंजरस लेवल पे पॉल्यूशन पहुँच जाता है। उस समय मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉल्यूशन में जाएँगे तो जो ठंड होती है सुबह की, वो भी अस्थमा को बढ़ाती है। और जो स्मॉग है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं और पॉल्यूशन है, वो और ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है वो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स की वजह से और डस्ट के पार्टिकल्स की वजह से वीक हो जाती है और उसके म्यूकोसल लाइनिंग के इन्फेक्शंस को कैच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा अब जब पॉल्यूशन लेवल पीक पे होता है और ठंड भी पीक पे होती है, उस समय बहुत ज़रूरी है कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो घर पे रहें और अपना ध्यान रखें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे साथ एक दो स्पीकर्स, नीरज जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? इन जनरल कुछ पूछना चाहें आप लंग्स के बारे में? माया जी, माया जी कुछ पूछना चाहेंगी जनरल हेल्थ केयर के बारे में, लंग्स के ऊपर? एनीवेज, डॉक्टर नवीन एक बात बताइए, आजकल लेटेस्ट जी। ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट लंग डिजीजेस के लिए? क्या एडवांसमेंट्स आ गई हैं टेक्नोलॉजीज में और मेडिकल इक्विपमेंट्स में? मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे वो बेसिकली मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें क्या टेक्नोलॉजीज में क्या चेंजेस आ गए हैं? देखिए, बहुत सारी लंग डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें हम ब्रोंकोस्कोपी और ब्रोंकियल बायोप्सी कर सकते हैं, पता करने के लिए कि अगर आईएलडी है तो किस टाइप की आईएलडी है। ब्रोंकियल अस्थमा में जैसे मैंने आपको बताया, हमारे स्मूथ मसल पे जो हम करंट पास करते हैं ब्रोंकोस्कोप के थ्रू, हम इस तरीके से स्मूथ मसल की जो हमारी थिकनिंग है और जो ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं उसको हम खोल सकते हैं। तरह-तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो हमारे लंग्स के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। और हमारी एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, ये सब एडवांस फ़ेज़ में हैं हमारे पास। अगर हम एडवांस टेस्ट कराएँ तो फिर हमें बीमारी का जड़ से पता चल पाएगा और हम उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएँगे। कुछ हमारी आईएलडीज़ अलग टाइप की होती हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जो बाहर किसी किसी एटियोलॉजिकल एजेंट अगर कोई बाहर मौजूद है, तभी हम मानते हैं कि इसको एचपी है।
तो एचपी का इटियोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं, जो एलर्जेन होते हैं, उसका भी हमारे पास टेस्ट होता है। हमारे पास कुछ और तरीके की आईएलडी होती हैं जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आईएलडी बोलते हैं, उसके भी हमारे पास ब्लड टेस्ट अभी मौजूद हैं। और पीएफटी भी हमारे पास एडवांस रूप में विद डिफ्यूजन मौजूद है, जिसको हम करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आईएलडी है या ये अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी सभी तरीके के टेस्ट मौजूद हैं, लेकिन किस पेशेंट का कौन सा टेस्ट करना है इसका डिसीजन एक डॉक्टर को ही लेना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सर एक हमने देखा कोविड के अंदर कि ये फिब्रोसिस का इश्यूज भी आई थिंक बहुत आते हैं, लंग फिब्रोसिस, इफ आई कॉमन है। मिस्टेकन, क्या मैं गलत तो नहीं? हम्म। तो ये क्या चीज होती है सर? इसमें क्या हमारे लंग्स श्रिंक हो जाते हैं ऐसा? जी हाँ, जी हाँ, ये लंग फाइब्रोसिस कोविड के बाद देखने में बहुत ज्यादा आ रही है, कि पहले भी मिलती थी लंग फाइब्रोसिस। पहले जो हमारे निमोनिया होते थे, अगर निमोनिया बहुत सीवियर हो जाए तो बाद में वो फाइब्रोसिस के स्कार छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हमारे अगर शरीर पे कहीं चोट लगे, कट लगे, तो वहां पे एक फाइब्रोसिस का निशान रह जाता है, वो फाइब्रोसिस ही होती है। फाइब्रोसिस एक तरीके का बॉडी हील करती है, तो हील बॉडी जब हील होती है, हील करने के बाद जो फाइब्रस प्रोडक्ट्स बनते हैं उसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। चूंकि ये जो कोविड का निमोनिया है ये बहुत सीवियर रूप ले लेता है, यंग लोगों में भी ये सीवियर रूप ले लेता है। और जब हमारा 50% से ज्यादा लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सीटी स्कैन में, तो उसके बाद में काफी मरीजों में देखने में आया है कि फाइब्रोसिस होने के बाद ही पेशेंट ठीक होते हैं, और ये फाइब्रोसिस जाने में 3 से 6 महीने लग रहे हैं। क्योंकि ये इसका जो ट्रीटमेंट कोविड, सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है सारा? देखिए इसका ट्रीटमेंट जो काफी सारे पेशेंट्स में हमने देखा है, केवल ऑक्सीजन से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। जिनका ऑक्सीजन लेवल 92 से कम है, उन्हीं को हमने ऑक्सीजन देनी है। जिसका 92 और 96 के बीच में मेंटेन कर रहा है ऑक्सीजन लेवल, डिस्चार्ज के टाइम पे भी उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स लंग अपने आप हील कर रहे हैं और अपने आप ठीक हो रहे हैं जो फाइब्रोसिस है। और फाइब्रोसिस कम करने के लिए हमारे पास दवाइयां भी मौजूद हैं, जैसे कि निंटीडेनिब है, परफिनोडोन है, ये सब दवाइयां ही एंटी फाइब्रोटिक हैं। ये भी डॉक्टर की ओपिनियन से आप ये दवाइयां ले सकते हैं, और इन दवाइयों के भी अच्छे रिजल्ट्स देखने में आ रहे हैं जो कि फाइब्रोसिस कम कर रही हैं। जी, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, मैं जानना चाहूंगा। माया जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मैं पूछना चाह रही हूँ हाँ जी। कि जैसे इन दिनों थोड़ा-सा सांस लेने में दिक्कत होती है पॉल्यूशन से, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज है क्या? उसके लिए आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर आती है, बॉल उठाने वाली एक्सरसाइज, वो कर सकते हैं आप। एंड आप अपना चेकअप करा सकते हैं। अगर सांस फूल रहा है तो पीएफटी टेस्ट कर सकते नहीं, हैं कि अगर ज़्यादा सांस फूलने का ज़्यादा नहीं रीजन फूल रहा है डॉक्टर, जैसे हल्का फुल्का जुकाम-वुकाम है। हो जाता है तो थोड़ा फूलता है। हाँ, तो वैसे वो नहीं सांस फूल फूलने का, देखिए हल्का फुल्का फूलता है और ऑक्सीजन लेवल आपका नॉर्मल है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 2-3 पॉइंट भी कम होता है नॉर्मल से, तो फिर उसके बाद आपको पीएफटी टेस्ट करवाना चाहिए। और अलग अदर जो हमारे कॉजेज होते हैं सांस फूलने के, जैसे कि कुछ लोगों में लिपिड प्रोफाइल बड़ा होता है या एसिडिटी ज्यादा होती है, तो अदर कॉजेज, या एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, या मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, ये सारे कॉजेज फिर डॉक्टर को रूल आउट करने होते हैं कि कहीं इन रीजन की वजह से सांस ना फूल रहा हो। बहुत नहीं फूलता है, वैसे मैं उसकी दवाई खा रही हूँ लिपिड हम्म, प्रोफाइल की, तो वो उसकी हम्म, कोलेस्ट्रॉल की, तो हम्म, लाइट मेरा बढ़ा हुआ रहता है, और मेरा वेट भी हम्म, ज़्यादा नहीं है। मैं 63 इयर्स की हूँ और मेरा वेट हम्म। 57 केजी है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है आपका? ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, 98 या 90 96 टू 98 रहता है। ठीक है फिर। आई थिंक अगर हाँ। आपका ज्यादा आप स्टीम वगैरह ले सकते हैं, कोल्ड के लिए एंटी एलर्जिक जैसे दवाइयां ले इन सकते हैं। दिनों जुकाम हो रहा है डॉक्टर साहब, तो उससे हाँ थोड़ा जुकाम, स्टीम ले रही हूँ मिक्स डाल के। हाँ हाँ, स्टीम ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयां घर पे ही ले सकते हैं। फिर अगर सांस आपका नहीं ठीक होता है तो फिर आप पीएफटी टेस्ट करा लीजिएगा, पल्मोनरी नहीं, फंक्शन टेस्ट। हल्का-फुल्का सांस फूलता है, जैसे जब जुकाम की वजह से। हम्म, जी सर, और ये एक्चुअली एंटी जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बताया डॉक्टर साहब ने कि कुछ देसी नुस्खे भी हम घर पे कर सकते हैं। तो आई थिंक वही हम्म, हम स्टीम ले लें या जैसे काढ़ा पी लें या गर्म चाय पी लें, तो उससे एलर्जी। होता है इन चीज़ों में। हाँ, उससे फ़र्क पड़ रहा है, दिन भर गर्म पानी पीती हूँ। तो आप अच्छा है वही हम्म, कंटिन्यू रखें, और उम्मीद करते हैं आपको जल्दी फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से। और डॉक्टर साहब एक बताइए कि बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ जैसे उन्होंने पूछा माया जी ने, जैसे हम देखते हैं हम्म। डीप डीप ब्रीथिंग हो गई, लंग्स को थोड़ी एक्सपैंड करने की एक्सरसाइज़ेज़, इनसे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, एक बहुत अच्छी लंग की एक्सरसाइज है, मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और इन एक्सरसाइज को करेंगे तो इनको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। एक तरीके की एक्सरसाइज है, ये एक तरीके का प्राणायाम है।
आप कभी भी खाली बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, या आप अपना स्टडी कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, आप कभी भी कर सकते हैं। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को। इसमें करना क्या है, आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है इन, उसके बाद में ब्रेथ आपको होल्ड करनी है एज मच एज पॉसिबल, से 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, जितना भी आप होल्ड कर पाए। उसके बाद आपको एक्सहेल करना है थ्रू नोज। एक्सहेल करने के बाद आपको फिर से होल्ड करनी है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना भी आप कर पाए। उसके बाद फिर से इनहेल करना है, तो इसका क्या फिर से होल्ड करनी है। इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे इससे lungs क्या पे? होता है कि हमारा जो हम ब्रीदिंग जो हम लेते हैं वो हम टाइडल रेस्पिरेशन पे लेते हैं, जैसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। जैसे कि हम छोटी छोटी ब्रेथ लेते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। आपने एक कहावत सुनी होगी, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो सांसें सबकी गिनी हुई होती हैं, जो लंबी सांसें लेता है वो लंबा जीता है। जी। तो उसका साइंटिफिक रीजन भी है कि जब आप टाइडल रेस्पिरेशन पे ब्रीथ लेते हैं तो आपका सांस केवल यहाँ तक ही जाता है। यहाँ से आप लेते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं। जो आपकी जो ब्रेथ है वो आपके एल्वेलाई तक, अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो बलून होते हैं छोटे छोटे, वो बलून फूलने चाहिए, सिकुड़ने चाहिए। जब आप छोड़े तो सिकुड़ने चाहिए, वहां तक एयर नहीं पहुंचती है। तो उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और आपको ब्रेथ होल्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, उससे क्या होगा कि हमारा जो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है, एक होती है टाइडल वॉल्यूम, जो हम टाइडल रेस्पिरेशन 500 ml करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे एल्वेलाई तक एयर नहीं पहुंचती। अगर हम डीप ब्रीदिंग इस तरीके से करेंगे तो हमारी हवा एल्वेलाई तक पहुंचेगी और हमारा वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी। वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारा एल्वेलर वेंटिलेशन बढ़ेगा। ओके। एल्वेलर वेंटिलेशन का मतलब है, एल्वेलाई होते हैं जो बलून होते हैं, एल्वेलाई वेंटिलेट होंगे तो हमारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, और ज्यादा ऑक्सीजन से हमारे शरीर को बहुत बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपका मेमोरी भी शार्प रहेगा, आपको डिजीजेस कम से कम होंगी, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी, और काफी आप बेहतर फील करेंगे। सर एक तो हमें मैं क्वेश्चन सभी आ रहा है एक हमें क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद गले में थ्रोट इरिटेशन जो है वो अभी खत्म नहीं हो रही। हाँ, वो जनरली देखने में आ रहा है कि पोस्ट कोविड के बाद में अगर हम थ्रोट एग्जामिनेशन करें तो रेड देखने को मिल रहा है, यानी कि वो इन्फ्लेम्ड है। तो इस तरीके की कफ देखिए एलर्जिक भी हो सकती है और इन्फेक्शियस भी हो सकती है। इन्फेक्शंस हमारे वायरल देखने में बहुत कॉमनली देखने में आ रहे हैं। इसमें आप एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स कर सकते हैं गले के लिए, एंटी एलर्जिक दवाइयां ले सकते हैं। इसके अलावा आप सेलाइन गार्गल, बिटाडिन गार्गल, स्टीम और काढ़ा, ये सब देसी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आराम नहीं मिले तो आप अपना थ्रोट एग्जामिनेशन जरूर करवाइएगा, क्योंकि पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली देखने में आ रहे हैं। तो रूल आउट करना पड़ेगा कि फंगल इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन है, या वो वायरल है या वो एलर्जिक है। आप ये सब चीजें घर पे ट्राई कर सकते हैं, नहीं आराम मिले तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। चलिए सर, बस एक क्वेश्चन आपसे पूछ के हम करेंगे। जी माया जी पूछिए। कि ये जो उन्होंने कहा डीप ब्रीदिंग के लिए, तो एम्प्टी स्टमक होना जरूरी है या कभी भी कर सकते हैं? बस फुल स्टमक ना हो आप, नहीं तो कभी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फुल स्टमक होते हैं तो जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो हमारे गट की तरफ बढ़ता है, इंटेस्टाइन की तरफ, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना करें तो खाना खाएं तो खाना खाने के बाद 5-10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट्स का आप ब्रेक लें, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो गट की तरफ डाइजेस्ट हो जाता, डाइवर्ट हो जाता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। बस आप फुल स्टमक ना करें, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। और ये कमरे में भी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बाहर जाने की जरूरत नहीं है? पॉल्यूशन में नहीं घर करना, पॉल्यूशन में बैठ के ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, बाकी आप कहीं भी कर सकते हैं। बेटर है घर में अभी कर जब सकते पॉल्यूशन हैं? लेवल हाई है तो घर पे ही करें। हाँ, इन दिनों पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है ना, तो पार्क में तो जा नहीं सकते, न छत पे बैठ के हाँ कर जी, सकते, हाँ तो जी, घर के ब्रीदिंग अंदर। एक्सरसाइज जी, जो मैंने आपको बताई, ब्रेथ होल्डिंग इन एंड ब्रेथ होल्डिंग आउट, ये आपको 30-30 मिनट मॉर्निंग, 30 मिनट इवनिंग, ये घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं? हाँ जी, खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद कर सकते हैं, 1 घंटे बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सर, अब हम बस एक दो क्वेश्चंस और आपसे पूछेंगे। सर ये बताइए कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहला लाइफस्टाइल फैक्टर है एक्सरसाइज। 30 मिनट की अगर आप वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो मोटापे से बचते हैं। मोटापा ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, इन सब से आप बचते हैं। दूसरा हेल्दी लाइफ स्टाइल है, पानी ज्यादा पीना। ठीक है। तीसरा है खाना जल्दी में ना खाएं, आराम से खाएं।
उसके अलावा जो भी हमारे फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, सैलेड है, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें। सुबह उठ के पानी ज़रूर पिएँ। उसके अलावा योगा प्राणायाम करें घर पे। पॉल्यूशन में घर से बाहर ना निकलें। अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम अपने लंग्स का चेकअप कराते रहें, और जो भी दवाइयाँ शुगर, बीपी की, अस्थमा की जो भी लोग लेते हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके टाइम टू टाइम लेते रहें। अभी जैसे कोविड चल रहा है तो इसके खास प्रिकॉशंस हैं कि आप भीड़-भाड़ वाली जगह पे ना जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें। ये सब हमारे टिप्स हैं दर्शकों के लिए। जी सर, एक बस हम प्रोग्राम को अब लास्ट करेंगे। हम ये कहेंगे कि आप हेल्दी लंग्स के लिए जो आपने टिप्स दी है भी बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करें, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए और बच्चों के लिए। जी, उनको भी जी, बताइए ज़रा। जी। सबसे पहली बात है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जो हार्ट के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, उनको छोड़ के। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मीठा कम से कम खाएँ। क्योंकि जो हमारा शुगर इंटेक है और सॉल्ट इंटेक अगर हाई होगा, तो वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को जन्म देगा, जो ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो मीठा और नमक, ये आप अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें, वॉक करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और आप पॉल्यूशन में बाहर ना निकलें, घर में ही रहें। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो पीडियाट्रिशियन को दिखा के वैक्सीनेशन करवाएँ, या जो हमारे 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो भी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा के रखें। शुगर, बीपी की दवाइयाँ टाइम से लें, कंट्रोल रखें शुगर, बीपी को। और इसके अलावा जो हमारे अस्थमा के, सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, ये अपना इन्हेलर टाइम से लें, दवाइयाँ टाइम से लें। इस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक वी शुड एंड अप द सेशन। अगर आप कहें तो हम इसको एंड अप करें सेशन को। बहुत अच्छी रही हमारी चर्चा, और थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह बहुत अच्छा लगा। किसी भी तरह का अगर आपको हेल्थ कंसर्न है या हेल्थ इश्यू आता है, प्लीज उसे इग्नोर ना करें, और अपने डॉक्टर से या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर संपर्क करें। हम चाहते हैं कि आप स्टे फिट और स्टे हेल्दी रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। नवीन, थैंक यू। एंड थैंक यू टू थैंक यू। ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हम ट्राई करेंगे आगे हम कुछ स्पेसिफिक डिजीज के बारे में लोगों को अवेयर करें, और इस प्रोग्राम को एक अच्छे स्तर पर लेके जाएं। जागरूकता ही हम सबको बचाएगी। एक ठीक चीज है, पूछना था, बहुत जी, अच्छा। धूप में भी जी। पॉल्यूशन होता है क्या? हाँ जी। सॉरी? धूप में भी पॉल्यूशन होता है क्या? जब हमारी धूप होती है दोपहर के टाइम में, तो पॉल्यूशन लेवल में कमी आ जाती है, क्योंकि जो हवा है हम उसमें गर्मी आ जाती है, गर्म होने के बाद हवा लाइट हो जाती है और पॉल्यूशन ट्रैप नहीं होता। तो दोपहर के समय जब तो धूप हम उसमें निकलती है, जाके प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, उस समय आप पार्क में बैठ सकते हैं दोपहर के टाइम, जब पॉल्यूशन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू, वेलकम।